नमस्कार और स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। और इस लेक्चर में हम करेंगे करंट अफेयर्स पॉलिटी से जुड़े हुए 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। तो कुछ बड़े इश्यूज डिस्कस हुए थे इस हफ्ते में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। सबसे पहला जो इशू आज हम करेंगे वो है लेजिस्लेचर की प्रिविलेजेस का। ठीक है, प्रिविलेजेस क्या होती हैं? लेजिस्लेचर को एज एन एंटिटी कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं, एज इंडिविजुअल मेंबर्स कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं, और हम इनका रिलेशनशिप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ, इनका रिलेशनशिप देखेंगे करप्शन के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन्ड है, तो ये आज हमारी लीड स्टोरी रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के सेशंस कौन डिसाइड करता है, कब होने चाहिए कब नहीं होने चाहिए, हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में पार्लियामेंट्री सेशंस की, और हम थोड़ी रीसेंट हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सेशंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, पार्लियामेंट की सिटिंग्स हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और फिर एक लास्ट टॉपिक है जो प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन जो एक नया एनजीओ है, उन्होंने कहा है कि डीलिमिटेशन अब 2011 के सेंसस के हिसाब से होना चाहिए। हालांकि एक बहुत छोटी न्यूज़ स्टोरी है, अभी तक कोई सब्सटैंटिव कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं हुई है डिलिमिटेशन के ऊपर। हम वेट करेंगे एक्चुअली नेक्स्ट हफ्ते तक देखने के लिए कि डिलिमिटेशन पे कोई सब्सटैंटिव कॉन्वर्सेशन शुरू होती है नहीं होती है, लेकिन जब तक ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं होती है तब तक हम बेसिक एस्पेक्ट्स पता कर लेंगे डिलिमिटेशन के। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट topic for the day is privilege of legislatures. This topic, as I said, आपके सिलेबस में हूबहू मेंशन्ड है, और इस पे आपको एक क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने जीएस में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ हुआ जिसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इस इशू को अच्छे से डिस्कस कर सकें। हुआ क्या, बेसिकली अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की, उनकी खुद की लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस एक्सरसाइज करते हुए। बेसिकली अर्नब गोस्वामी ने शरद पवार और कुछ बड़े महाराष्ट्र के लीडर्स जो कि असेंबली में मेंबर्स हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसी कमेंट्स की जो कि लेजिस्लेचर को पसंद नहीं आए। उन्होंने प्रोसीडिंग शुरू कर दी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। प्रोसीडिंग शुरू करने के बाद अर्नब गोस्वामी चले गए सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। उन्होंने कहा कि उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सके। इनफैक्ट ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है कि कोई लेजिस्लेचर किसी जर्नलिस्ट को या तो संसद के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में बुलाए या फिर उन्हें डिटेन करे, ये हमारे इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में इतनी बार हो चुका है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी इन इंडिया। करीब 10 से ज़्यादा किताबें केवल इसी टॉपिक पे लिखी गई हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लेजिस्लेचर को क्या क्या अलाउ करती हैं और क्या क्या नहीं अलाउ करती हैं। तो ये जो केस सिनेरियो है, ये सिनेरियो लगातार 20-25 बार प्ले आउट हुआ है इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री में, लेजिस्लेचर्स के साथ और पार्लियामेंट्स के साथ भी। अब महाराष्ट्र असेंबली ने जब अर्नब गोस्वामी को कहा कि आप आइए और हम आपको बताते हैं कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला, अर्नब गोस्वामी चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटर को कहा कि आप अपना स्टांस हमें बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र लेजिस्लेचर को आप बताइए कि आपका क्या सोचना है। तो महाराष्ट्र लेजिस्लेचर ने क्या जवाब दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हम इस टॉपिक के एंड पे समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र लेजिस्लेचर ने क्या जवाब दिया। उससे पहले हम इस तरह से इस टॉपिक को करते हैं कि आपका जो भी आंसर हो इस सब्जेक्ट पे वो बाकियों से बेहतर हो। ऑलराइट, तो आइडिया क्या है लेजिस्लेचर का? फ्रीडम ऑफ स्पीच का आइडिया है, लेकिन जैसे जैसे कुछ सिनेरियोज में फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा डेंजरस होती जाती है, वैसे वैसे प्रोटेक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच को देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आइडिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी से आता है, जहां पर पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेचर्स होते थे उनकी स्पीच को एक्सेसिवली स्क्रूटनाइज किया जाता था बाय द जुडिशियल ब्रांच एंड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। किंग्स के जो एसोसिएटेड ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट थी वो बार बार इन लेजिस्लेटर्स पे कभी आर्बिट्ररी अरेस्ट कर लेती थी, कभी इनके ऊपर सेडिशन का हाई ट्रीजन के केसेस चला देती थी। तो ये एक ऐसा सिचुएशन प्रेजेंट हो जाता है जहां पर पार्लियामेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको एक्सेसिवली प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस का आइडिया पार्लियामेंट के अंदर
फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर आता है, लेकिन इसका यूज यानी कि जब पार्लियामेंटेरियंस को ये प्रिविलेजेस मिल गई तो इसका यूज पार्लियामेंट ने दोनों ही एग्जीक्यूटिव बॉडीज को चेक, किंग की जो एग्जीक्यूटिव है उसको चेक करने में यूज किया है कि आप बिना मतलब में पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट नहीं करेंगे, आप बिना मतलब में पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और इसकी जो सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन है, जैसा मैंने आपको कहा कि वो है लेजिस्लेचर्स को प्रोटेक्ट करना। अब एक चीज जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये अनोमली है। Privileges are an anomaly in a state where rule of law prevails, right? Rule of law कहता है कि हर इंसान एक कानून, जो भी कानून बने हर इंसान उन पे बराबर सब्जेक्ट होंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19(1) कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक के पास है और ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटर्स जो बोलते हैं वो इससे एग्जेम्प्ट है, इन रिस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट है, यानी कि एक अनोमली है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ थोड़ा सी अनोमली है। तो इस अनोमली को जस्टिफाई करना जरूरी है। तो आप अपना आंसर लिखेंगे, उसमें सबसे पहले आप चीज यही कहेंगे, दिस इज एन अनोमली अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी प्रोवाइडेड by Article 14. However, these privileges are justified because legislators को protection चाहिए होती है arbitrary arrest से, prosecution और suspension से, right? So this is the first justification. और अगर आप ये भी लिख दें कि Article 9 of the Bill of Rights of 1689 पहली बार fortify करता है privileges को, then your answer would sort of stand out, all right? अब आर्टिकल 1 क्लॉज 6 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी यही काम करता है, सिमिलर लैंग्वेज है। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रिविलेजेस को एस्टैब्लिश करता है। तो बेसिकली दुनिया भर में जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल करता है वहां पर सभी लेजिस्लेटर्स के पास कुछ ना कुछ तरह की प्रिविलेजेस हैं ही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्शन 71 भी यही प्रिविलेजेस देता था। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठी तो उसमें एचवी कामत जो थे उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में क्या सीन है कि जो भी लेजिस्लेटर्स कहते हैं उनकी प्रिविलेजेस है वही उनकी प्रिविलेजेस हो जाती हैं, यानी कि प्रिविलेजेस को डिफाइन करना भी उन्हीं का प्रेरोगेटिव है। तो एचवी कामत ने कहा कि इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं, इंडिया में इन प्रिविलेजेस को डिफाइन कर देते हैं, राइट। लेकिन अल्लदी कृष्णस्वामी अय्यर और बी आर अम्बेडकर दोनों ने ही डिफाइन करने की इस जो अटेम्प्ट था एचवी कामत का उसको नेगेट किया। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर हम सारी की सारी प्रिविलेजेस कोडिफाई करने लग जाएंगे तो एक बड़ा सा कंपेंडियम बन जाएगा। अब इस कंपेंडियम को अगर आप शेड्यूल करके डालेंगे तो भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मोटा हो जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि इनको कोडिफाई करने के लिए पहले से ही स्पीकर ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर ने कोशिश की थी और उन्होंने खुद ही रियलाइज किया था कि इनको कोडिफाई करना अभी जरूरी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रियलाइज किया कि ये नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिविलेजेस का आइडिया आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसका सब टाइटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज एंड पावर्स, राइट। तो क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 105 कहता है कि लेजिस्लेचर में फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड है, यानी कि केवल आर्टिकल 19(1)(a) पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 105 क्लॉज 1 स्पेसिफिकली कहता है कि पार्लियामेंट के जो बाउंड्स हैं उनमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्लॉज 2 जो है इसी आर्टिकल का वो एक्सटेंड करता है इस आइडिया को और कहते हैं कि जो एक्ट ऑफ स्पीकिंग एंड वोटिंग बाय मेंबर्स इनसाइड द लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स से बची हुई, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कभी भी पार्लियामेंटेरियन ने कैसे वोट किया है या फिर क्या कहा है उस पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। और क्लॉज 2 इसी ब्रेथ में आगे कहता है कि कोई लायबिलिटी नहीं होगी किसकी, कोई भी ऐसी पब्लिकेशन की जो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटर की अथॉरिटी के तहत की गई है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आइडिया क्या है कि जो स्पीकर्स या फिर चेयरमैन या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर्स होते हैं उनकी अथॉरिटी के तहत
लेजिस्लेचर्स के जो रिकॉर्डिंग्स है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो पब्लिश होते हैं। और ये क्लॉज कहता है, आर्टिकल 105 क्लॉज 2 कहता है कि उन अथॉरिटी के तहत जो भी पब्लिश होगा कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। ऑलराइट, अब ये जो सिंपल क्लॉजेस थे बेसिक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का आइडिया आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्लॉज 3 जो है वो आपको आंसर में लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लॉज 3 से ड्रामा शुरू होता है। क्लॉज 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास यह पावर होगी कि वो अपनी खुद की प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज डिफाइन कर सके। राइट, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू डिफाइन इट्स पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी। यानी कि पार्लियामेंट को खुद को यह पावर मिल गई है जो कि यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के बराबर पावर हो गई है। यानी कि इनफैक्ट जो पहला ओरिजिनल आर्टिकल था वो तो ये कहता था कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर्स के पास वही पावर्स और इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस होंगी जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आया, है ना। इसलिए बाद में 1978 में इसको करंट फॉर्म में डाल दिया गया। और करंट फॉर्म ये कहता है कि इस अमेंडमेंट से पहले जो पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज थी वही प्रिविलेजेस, पावर्स एंड इम्यूनिटीज अब हैं। ऑलराइट, तो और यही बेसिकली आर्टिकल 105 कोर है इस आइडिया का, और आपको ये अच्छे से इसके क्लॉजेस का आइडिया होना चाहिए। अगर आप लिखेंगे 105 क्लॉज 3 तो पता चलेगा कि आप यू नॉट पुलिंग थिंग्स आउट ऑफ थिन एयर, यू एक्चुअली रेड। राइट, तो आर्टिकल 194 जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल है स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए, यानी कि आर्टिकल 105 जो पार्लियामेंट के लिए करता है वही आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए करता है। ऑलराइट, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो में वो ये कि ज़्यादातर कमेंटेटर्स कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई इंस्टेंसेस में कहा है कि आर्टिकल 105 क्लॉज 3 जो था, जो कि पार्लियामेंट को पावर देता था कि वो अपनी पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज खुद डिफाइन कर सकें, वो ट्रांजिटरी था। यानी कि वो हमेशा रहने के लिए, उसी फॉर्म में रहने के लिए नहीं था। ये उम्मीद की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा कि पार्लियामेंट जब सही टाइम आएगा तो अपनी खुद की प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो हैं वो डिफाइन करेगा। यानी कि वो किसी कानून के तहत ये बोलेगा कि हमारी ये प्रिविलेजेस है, हमको ये इम्यूनिटीज हैं। ऑलराइट, लेकिन वो हुआ नहीं है। और ये पहला एक ऐसा नोट है जहां से हम बाद में कोडिफिकेशन के डिबेट पे आएंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते थे कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ एक्सपेक्टेड कि पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर्स खुद अपनी प्रिविलेजेस बाद में डिफाइन कर देंगे। ऑलराइट, अब इंडिया में पार्लियामेंटेरियंस के पास दुनिया भर की प्रिविलेजेस हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं और कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर से आती हैं, जो लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। ठीक है, और ये आपको लिखना जरूरी है कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविलेजेस नहीं देता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कुछ कस्टमरी प्रिविलेजेस भी हैं उनके पास। ऑलराइट, तो प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है वो सबसे बड़ी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसा मैंने आपको बताया 105 क्लॉज 1 एंड 105 क्लॉज 2। ठीक है, ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर्स हैं उनको बोलती हैं, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स उनको बोलते हैं कि आप पार्लियामेंट में खड़े होके बिना डरे बेधड़क जो बोलना है बोलिए। ऑलराइट, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैं आपको बात कर रहा था ना कि जैसे आर्टिकल 19(1)(a) के तहत तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस उसी क्लॉज में दे दी गई हैं, है ना। तो आर्टिकल 105 जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्लियामेंटेरियंस के पास, उस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, उस पे आर्टिकल 121 खुद ही रिस्ट्रिक्शन डालता है कि वो जजेस का कॉन्डक्ट डिस्कस नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में एक्सेप्ट जब इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हो। राइट, और आर्टिकल 211 वही चीज स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए करता है। तो यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ अ सिमेट्री हियर ना। सिमेट्री क्या है कि पार्लियामेंटेरियंस जो है उनके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी प्रोसीडिंग्स डिस्कस ना, या फिर कोई भी जुडिशरी उनकी प्रोसीडिंग्स डिस्कस ना करे कोर्ट्स में, और कोर्ट्स के पास ये प्रिविलेज है कि लेजिस्लेचर उनकी प्रोसीडिंग्स डिस्कस ना करे पार्लियामेंट में जब तक वो किसी जज को अपने पद से हटा ना रहे हो। ऑलराइट, सो यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री, यू कैन सी द सेम्बलेंस ऑफ अ सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर। ऑलराइट, वैसे ही कई तरह की इम्यूनिटीज भी मिलती हैं पार्लियामेंटेरियंस को, कि उनको प्रोसीडिंग्स के तहत अरेस्ट वरेस्ट नहीं किया जाएगा, है ना। ऑलराइट, और राइट टू पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स में मैंने आपको बता दिया है कि पब्लिक हो सकती है अगर वो स्पीकर की अथॉरिटी के तहत हो। अब 1956 में फिरोज गांधी जो उस समय एक बहुत
प्रोमिनेंट हस्ती थे, उनकी अर्जिंग पे उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं और एक पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1956 लाते हैं, ठीक है, जो ये कहेगा कि कोई भी पर्सन लायबल नहीं होगा सिविल या क्रिमिनल किसी भी कोर्ट में अगर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के रिगार्ड में विच इज सब्सटैंशियली ट्रू, ठीक है, अगर वो मोटी मोटी सच रिपोर्ट है तो फिर उनको प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी उनके ऊपर, ठीक है। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको इमरजेंसी के टाइम पे खत्म कर दिया गया था लेकिन बाद में फिर ले आया गया और आर्टिकल 361 ए, राइट, आर्टिकल 361 ए जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था वही वो इन्हीं प्रोविजंस को स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। जस्ट लुक एट आर्टिकल 361 क्लॉज व्हिच प्रीटी मच सेज द सेम थिंग कि सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट, यानी कि अगर आपने जानबूझ के गलती करने की कोशिश नहीं की है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट। और भी ये मैंने प्रिविलेजेस जो है ये बस मेंशन किए हैं, आप प्लीज अपने नोट्स में देख लीजिएगा इन प्रिविलेजेस को। ये बेसिकली बस आपको आइडिया देने के लिए है कि केवल वही प्रिविलेजेस नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है, रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट से बहुत सारी प्रिविलेजेस आती हैं। Alright, so you could just go through these privileges. You don't really need to. You should not expect me to lay them out here इस लेक्चर में, alright? अब जो बड़ा मुद्दा आता है, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्या है यहाँ पे कि पार्लियामेंटेरियंस को क्या दिल मिल गई है कि कुछ प्रिविलेजेस उन्हें अलाउ करती हैं प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए दूसरों के खिलाफ, लेकिन ठीक है, और लेकिन दूसरों की भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट, सिटीजन्स के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। तो अब जब भी ऐसा हो सकता है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंटेरियंस की प्रिविलेजेस आपस में क्लैश करें, राइट, और यही सब्सटैंटिव इशू है प्रिविलेजेस का, ऑलराइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बस ये नहीं पूछा जाएगा कि वो होती क्या है वगैरह वगैरह, प्रिविलेजेस क्या होती हैं। सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द प्रिविलेजेस आइडिया इज इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैं 3 केसेस कराऊंगा और मैं जनरली आपको किसी और टॉपिक के लिए केसेस नहीं कराता, बट इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मेंशन्ड है और बार बार रिपीट होता है मेंस में और इस बार काफी एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मैं कुछ केसेस कराता हूँ आपको, राइट। सबसे पहला केस जो है वो MSM शर्मा, और मैं यहाँ पे फैक्ट्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि फैक्ट्स वुड मेक यू रिमेंबर द केस, राइट। इट्स एन इनसेनली इंटरेस्टिंग केस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या, ठीक है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर ने MSM शर्मा केस 1958 का केस है ये, वहां पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ कमेंट्स दिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर है एक एक्स मिनिस्टर है जो इन्हीं के कलीग है, उन एक्स मिनिस्टर की बातों पर अभी भी काम करते हैं और इन्होंने एक्स मिनिस्टर को क्या किया है, खादी बोर्ड का चेयरमैन बना लिया है ताकि वो पटना में अपना बंगला जो है वो मेंटेन कर सके। स्पीकर ने उधर ही रोक दिया उनकी स्पीच को और स्पीकर साहब ने इनफैक्ट उनकी स्पीच को एक्सपंज कर दिया रिकॉर्ड से, ऑलराइट, उनको हटा दिया कि कभी ये हुआ ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो सर्च लाइट न्यूज़पेपर करके था, और उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हुआ करता था, सर्च लाइट न्यूज़पेपर ने एक न्यूज़ आइटम कैरी किया इस पूरी स्पीच को, ना केवल कैरी किया, उन फॉर्मर मिनिस्टर का नाम भी ले दिया जिन फॉर्मर मिनिस्टर के बारे में जो मेंबर थे वो बात कर रहे थे, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि ये जो बात है ये रिकॉर्ड से एक्सपंज्ड है, रिकॉर्ड में है ही नहीं, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर है इसने पूरी रिपोर्ट छाप दी कि पार्लियामेंट में ऐसा ऐसा, कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। अब असेंबली जो है उसने क्या किया, उसने एक नोटिस इशू किया कि ये जो एडिटर है और ये जो पब्लिशर है इसने प्रिविलेज ब्रीच की है और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिडैक्टेड रिमार्क्स को रिपोर्ट किया है, ठीक है। अब एडिटर और पब्लिशर को लगा कि भाई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, है ना, कि मतलब हमारे खिलाफ हमको कुछ जेल वेल में भेज देंगे। वो पहले तो गए इलाहाबाद बेंच ऑफ द लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर उन्होंने वहां से पिटिशन विड्रॉ की और वो सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट, ऑलराइट। तो पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये था कि एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस की वजह से उनकी फंडामेंटल राइट्स यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19(1) के तहत वो वायलेट होगा, और अगर उन्हें डिटेन कर लिया जाता है तो फिर उनकी पर्सनल लिबर्टी यानी कि आर्टिकल 21 के तहत वायलेट होगी। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड रिसेंटली ऑल्सो, राइट। हम जिस वजह से ये टॉपिक कर रहे हैं वही फैक्ट्स हैं, ऑलराइट। तो उन्होंने सीधा से कहा पार्लियामेंट के पास प्रिविलेज है, हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे, ठीक है।
तो कोर्ट ने ये कहा कि प्रिविलेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो एमएसएम शर्मा से डिक्टम आया, तो आप ऐसे लिखेंगे, इन द फेमस एमएसएम शर्मा केस इन ऑफ 1958 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रिविलेजेस ट्रम्प राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि लेजिस्लेचर के पास कंट्रोल है पब्लिकेशन का, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी इंसान इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग या फिर कमेंट्री ना करे जिनसे उनकी फंक्शनिंग खराब हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में किसको साथ दिया, किसका साथ दिया? लेजिस्लेचर का, ठीक है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 194 क्लॉज 3, जो कि सेम ही है 105 की तरह ही है, कुड ट्रम्प द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 191A, क्योंकि जो फॉर्मर है यानी कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेज है वो एक स्पेशल प्रोविजन है और 191A जो है वो एक जनरल प्रोविजन है। तो स्पेशल प्रोविजन ऑलवेज सुपरसीड्स अ जनरल प्रोविजन। बड़ा फेमसली इस केस में सुब्बा राव जस्टिस थे, उन्होंने डिसेंट किया और उन्होंने कहा कि इन आर्टिकल 194 क्लॉज 3 जो है वो एक ट्रांजिटरी प्रोविजन थी। आपकी मतलब ये आपका सही नहीं बनता है कि आपने एक ट्रांजिटरी प्रोविजन को, यानी कि जो प्रोविजन बाद में चेंज ही की जानी थी, उसको 191A के ऊपर खड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब आप समझ गए 1958 में सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या है कि प्रिविलेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसी के बाद 1964 में कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात आती है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो बेसिकली हुआ क्या कि उन्होंने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस इशू किया केशव सिंह के खिलाफ, जिन्होंने एक पैम्फलेट सर्कुलेट की थी। उस पैम्फलेट में उन्होंने एक सर्विंग लेजिस्लेटर के खिलाफ कुछ क्रिटिकल कमेंट्स लिखी थी, ठीक है। उसके 7 दिन के अंदर अंदर बेसिकली हुआ क्या कि स्पीकर ने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस निकाला और नोटिस के उसी दिन केशव सिंह को डिटेन कर लिया गया और उसके बाद 7 दिन तक डिस्ट्रिक्ट जेल रखा। केशव सिंह ने हेबियस कॉर्पस फाइल किया आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ कि जिन जजेस ने, अब यहां पे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, ऑलराइट, जो बेग साहब और सहगल साहब थे जिन्होंने मामला सुना था, उन्होंने केशव सिंह को रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, मतलब एकदम से आप जेल में थोड़ी ना डाल दोगे किसी को। असेंबली ने अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया, असेंबली ने एक फ्रेश ब्रीच ऑफ ब्रीच का नोटिस इशू किया और दोनों जजेस को, अब ये पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी इन इट्स मोस्ट रगेड फॉर्म, राइट, पार्लियामेंट ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस किसके खिलाफ इशू किया? दोनों जजेस को, केशव सिंह को और केशव सिंह के वकील के खिलाफ, ठीक है। पार्टीज गई, उसके बाद फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसमें 28 के 28 जज जो थे वो एक साथ बैठे और उन्होंने कहा कि चलो अभी के लिए लेजिस्लेचर का जो ये नोटिस है इसको सस्पेंड कर देते हैं और जो भी लोग जिनको रिस्ट्रेन किया गया है उनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। तो एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन पैदा हो गई केशव सिंह केस में, ऑलराइट। और जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी वो डिफ्यूज हुई कब? जब बड़े लोग बीच में आ गए, ठीक है। फिर बड़े लोग बीच में आए, उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है, इसको बंद करो। और फिर क्या हुआ कि असेंबली ने जो है वो अरेस्ट वारंट रिवोक कर दिया जजेस के खिलाफ और केशव सिंह के खिलाफ, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इतना बड़ा था ये कि सिचुएशन को ग्रेव इनफ समझा गया और यूनियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी ओपिनियन सीख किया सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 141 क्लॉज 3 के तहत। इसलिए इसको स्पेशल रेफरेंस 1 केस बोलते हैं, ठीक है। केशव सिंह को स्पेशल रेफरेंस 1 केस बोलते हैं, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर जो है वो ऐसे वारंट इशू नहीं कर सकती है कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन को बाहर करते हुए, ठीक है। यानी कि लेजिस्लेचर ने जजेस को कहा था ना कि आपकी तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, आप असेंबली के सामने प्रस्तुत हों और हमें बताएं कि आपने कैसे ये केस एंटरटेन कर लिया जब लेजिस्लेचर इस पे काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल रेफरेंस 1 में कहा कि जो जुडिशरी की पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 32 और 226 क्या है, वो रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की, उसको लेजिस्लेचर वारंट्स के थ्रू नेगेट नहीं कर सकती। एंड दिस विल बी द इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ योर आंसर, ऑलराइट। और इसी टाइम पे गजेंद्र गडकर, यू कुड सॉर्ट ऑफ यूज दिस लैंग्वेज, ऑलराइट। गजेंद्र गडकर ने क्या कहा? द राइट्स ऑफ द सिटीजंस टू मूव द जुडिकाचर एंड द राइट्स ऑफ द एडवोकेट्स टू असिस्ट इन द प्रोसेस मस्ट रिमेन अनकंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 194 क्लॉज 3, ऑलराइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा ज्यादा
इन्फॉर्म्ड स्टांस है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। देखिए 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल है, स्पेशल प्रिविलेज है। देखिए 1958 में ना सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फ्रीडम फाइटर इमेज थी लेजिस्लेचर्स के खिलाफ, राइट, बिकॉज ज़्यादातर लोग ये फ्रीडम फाइटर्स ही थे, ठीक है, इतने बड़े कद ओहदे के लोग थे, इसलिए उन्होंने कहा लेजिस्लेचर के पास पावर है। लेकिन 1964 आते आते रियलिटी जो है वो सिंक इन करने लग गई और उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर कर तो बहुत कुछ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स की आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर जो पावर्स हैं उनको नेगेट नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन इन फैक्ट से हमको क्या समझ में आता है कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस जो हैं उनको यूज किया जा सकता है बिना फेयर हियरिंग दिए हुए लोगों को जेल में डालने की, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, केसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 2017 में कर्नाटका असेंबली ने कुछ जर्नलिस्ट को जेल किया, 2018 में फिर ये हुआ और अब महाराष्ट्र असेंबली चाहती है कि वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी वही करे, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1958 में सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत है, किसकी इज्जत कर रहे हैं वो लेजिस्लेटर्स की, और 1967 आते आते वो कन्विंस हो गए हैं कि पार्लियामेंट जो है उस पर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है। अब प्रिविलेजेस और करप्शन जो है वो दूसरा बड़ा सब्सटैंटिव एस्पेक्ट बनता है आपके टॉपिक का, ठीक है। इसमें एक ही केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऑलराइट, जिसको बोलते हैं पीवी नरसिम्हा राव केस, ऑलराइट। इसमें नरसिम्हा राव ही पिटिशनर थे। हुआ क्या था कि 1990s चल रहे हैं, 1993 चल रहा है, बेसिकली राम मंदिर वाला सीन हुआ है, तो काफ़ी डिस्ट्रस्ट है गवर्नमेंट के खिलाफ, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बेयरली नो कॉन्फिडेंस मोशन सर्वाइव करती है, ऑलराइट। तो उसके बाद क्या होता है कि सीबीआई को पब्लिकली कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को और कुछ अलग मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट को डायरेक्टली इंप्लीकेट करती है कि उन्होंने ब्राइब्स देके, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ और पार्टियों को ब्राइब देके ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जीता है। अब पब्लिकली बड़ा सा स्पैट खड़ा हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ब्राइब किया है और सीबीआई के पास क्या है, सीबीआई के पास पावर है, मैटर है, कंटेंट है, जिसको यूज करके वो प्राइम मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट कर सकती है। सीबीआई क्या करती है, प्रोसीडिंग्स इशू करती है, उन्हें सैंक्शन चाहिए, राइट। वो सैंक्शन लेने की कोशिश करती है कि क्या हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और बाकी लेजिस्लेटर्स के खिलाफ केस चला सकते हैं, राइट। ये एक कॉलोनियल वेस्टेज है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत होता है। उसमें होता क्या है कि आप हमेशा बड़े ऑफिसर्स की परमिशन लेते हैं कि क्या जूनियर ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेटर्स ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट के अंदर था, पार्लियामेंट के अंदर था, तो हमारी जो भी हरकतें पार्लियामेंट के अंदर हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। किससे? प्रिविलेजेस से। कोर्ट का कोई लेना देना ही नहीं बनता, ठीक है। और कोर्ट ने भी यही कंक्लूड किया कि लेजिस्लेटर्स जो है उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो अलेजेड मिसकॉन्डक्ट है वो उनकी वोटिंग से कनेक्टेड है इनसाइड द लेजिस्लेचर एंड हेंस प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 105 क्लॉज 2, ठीक है। और ये जो केस था ये उस समय का ब्लॉकबस्टर केस था, ऑलराइट। वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्टेड केसेस इन इंडिया, जो टेलीविजन हिस्ट्री में बहुत रिपोर्ट हुआ था, एक लैंडमार्क बन गया था, इतना बड़ा लैंडमार्क बन गया था कि वेंकटचलैया कमीशन यानी कि नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बाद में इंस्टीट्यूट हुआ था, उन्होंने इस केसेस के बेसिस पे ही वेंकटचलैया कमीशन ने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रिविलेजेस को हम डिफाइन कर दें, क्योंकि यहां पर क्या हुआ यह था कि पूरी सबको पता था कि करप्शन हुआ है, ठीक है। और अनऑफिशियली सबको पता था कि करप्शन हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन दो ब्राइबरी हो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लेजिस्लेचर के अंदर जो भी हुआ होता है वो वोटिंग से रिलेटेड है, और वोटिंग से रिलेटेड है तो आर्टिकल 105 क्लॉज 2 उसको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो प्रिविलेज है। इंटरेस्टिंगली इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिन लेजिस्लेचर्स ने पैसे लिए और उन्होंने वोट नहीं किया तो वो बस पैसे ले रहे हैं, उनका पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनको प्रोसिक्यूट करो, ऑलराइट। तो ये जो ब्राइब गिवर्स और ब्राइब टेकर्स के बीच में एक और डिस्टिंक्शन आई कि जिन्होंने पैसे दिए उनको प्रोसिक्यूट करो, जिन्होंने पैसे लिए उनको प्रोसिक्यूट मत करो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया वेंकटचलैया कमीशन ने कहा कि ये केस हद से ज्यादा आगे चला गया था और अब टाइम आ गया है कि करप्ट एक्ट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं आर्टिकल 105 के एम्बिट से और कोडिफिकेशन करते हैं, ऑलराइट। अब
इसको थोड़ा सा सिंथेसाइज करते हैं इस टॉपिक को। सिंथेस आपको 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट पता चल गए, एक एक लाइन में आपको उनके समरीज लिखनी होंगी अगर आंसर आता है तो। लेकिन फैजान मुस्तफ़ा ने 2017 में हिंदू में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, एंड इट्स बिकम लाइक अ क्लासिक आर्टिकल, राइट। तो वो कहते हैं कि जो ड्राफ्टर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने हमारे प्रिविलेजेस का आइडिया कहाँ से लिया? हाउस ऑफ कॉमन्स से, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि फाउंडिंग फादर्स ने थोड़ी सी गलती की है। उनका आइडिया क्या है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, ठीक है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, सबसे सशक्त ऑर्गेनाइजेशन वहां पे पार्लियामेंट। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी के आइडियाज है जो आजकल पॉपुलर सॉवरेनिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है ही नहीं इंडिया में, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर देना कि वो अपनी प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज खुद डिफाइन करें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ है, ठीक है। स्ट्रक्चर का एनालिसिस अच्छा नहीं किया, ये फैजान मुस्तफ़ा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ऑलराइट, अब आपको लास्ट में थोड़े से आपको बताना पड़ेगा कि जो ब्रिटिश हाउस है यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स है, उन्होंने भी अब वैसे प्रिविलेजेस वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जो एक्ट्स और डेफेमेटरी अटरेंसेस होती हैं उनको प्रिविलेज क्वेश्चंस के तौर पर नहीं देखा जाता है। और लास्ट टाइम उन्होंने किसी का अरेस्ट बहुत पहले कहा था इस प्रिविलेज के क्वेश्चन के तहत, ठीक है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो भी स्मूथली काम कर रहा है, उनके पास भी कोई पीनल पावर्स नहीं है, ठीक है, प्रिविलेजेस के तहत। ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में कोडिफाई कर दी प्रिविलेजेस, ठीक है। तो इंग्लैंड जहां से जो माता है हमारी, जहां से हमारे को ये सब प्रिविलेजेस के आइडियाज आते हैं, वहां पर प्रिविलेजेस अब पीनली एक्सरसाइज नहीं होती हैं। यूएस जो कि अब बहुत बड़ा मॉडल है, वहां पे प्रिविलेजेस कमेटी के पास पीनल पावर्स नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने कोडिफाई कर दी हैं प्रिविलेजेस, ऑलराइट। तो अब प्रिविलेजेस पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन लाइंस पे लिखेंगे। अब महाराष्ट्र असेंबली ने क्या कहा, अगर आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ गया है तो महाराष्ट्र असेंबली का जो केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट को रिप्लाई करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस पे रिप्लाई किया तो हम इम्प्लिसिटली ये अग्री करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर प्रिविलेजेस के इशूज में। लेकिन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ये इंडिकेट करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। हम चाहे तो अर्नब गोस्वामी को जेल में डालें या फिर अर्नब गोस्वामी को बुलाएं और उनसे क्वेश्चनिंग करें, ठीक है। ये जो बात महाराष्ट्र असेंबली ने कही है, ये कौन से केस को वायलेट करती है? Can you sort of figure out? MSM Sharma, right? Because MSM Sharma ने सुप्रीम कोर्ट ने सीरियसली सिंपल भाषा में कहा है कि जो असेंबलीज की प्रिविलेज पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट की आर्टिकल 226 की रिट ज्यूरिसडिक्शन को नलिफाई नहीं कर सकती है। तो अगर अर्नब गोस्वामी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं तो ये उनकी पावर है और सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो ज्यूरिसडिक्शन ले सकते हैं, यानी कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं इस केस का, ऑलराइट। तो एक इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट, और ये इसलिए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बिकॉज हर 1.5-2 साल में कोई ना कोई असेंबली किसी ना किसी जर्नलिस्ट को जेल कर ही देती है और ये लगातार चलते आ रहा है, ऑलराइट। सो दैट्स why the privileges question because it's mentioned in your syllabus verbatim। तो आपको इस पे बहुत अच्छी डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है, ऑलराइट। दैट्स व्हाई दिस वाज द लीड स्टोरी ऑफ द डे, ऑलराइट। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है कि पार्लियामेंट के सेशंस कैसे होते हैं, कौन डिसाइड करता है कि सेशन कब होगा, कहाँ होगा, और ये हुआ क्यों है? ये इसलिए हुआ है कि जो लोकसभा में कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने एक शॉर्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात की। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा सेशन करते हैं हफ्ते का और इसमें चलो फार्म लॉज डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं इस समय प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा कि कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने, कांग्रेस ने नहीं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने कंसर्न्स एक्सप्रेस की है कि कोविड चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो इस बार की जो विंटर सेशन है उसको खत्म ही कर देते हैं और एक काम करते हैं कि जो बजट सेशन है उसको जल्दी कर लेंगे, राइट। तो अब इस पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है कि होता कैसे है, राइट। सो लेट्स डाइव इन राइट अवे, ठीक है। सेशन कब कन्वीन करना है और कब कन्वीन नहीं करना है, ये किसकी पावर है? ये गवर्नमेंट की पावर है, यानी कि एग्जीक्यूटिव की पावर है, राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है, राइट। तो एक एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव है
कि सेशन कब होगा या कब नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली डिसीजन लेता कौन है? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसमें, और ये अनऑफिशियल, बेसिकली द असेंबली इज कॉल्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट बट द डिसीजन इज टेकन बाय कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसमें डिफेंस, होम, फाइनेंस, लॉ, सारे मिनिस्टर्स एक साथ बैठते हैं, ऑलराइट, 9-10 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। और इस डिसीजन को, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मलाइज करते हैं प्रेसिडेंट, ऑलराइट। तो इंडिया में कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री शेड्यूल या फिर पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट बिट। दिस इज, अगर आप ये लिखते हैं ना तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी निकल के आती है कि आपने असल में इस इश्यू को समझने की कोशिश की, ऑलराइट। सो इंडिया में कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। द रीजन व्हाई वी से दैट इज बिकॉज मेनी न्यू डेमोक्रेसीज दैट केम टू द फोर इन द 80s एंड 90s, उनमें फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर्स होते हैं, ठीक है। कन्वेंशन के हिसाब से जो माना जाता है कि पार्लियामेंट हमेशा क्या करेगी, 3 बार मिलेगी एक साल में, ठीक है। और ये सेशंस एक बार आप पता कर लीजिए कि कैसे होता है, ऑलराइट। तो सबसे बड़ा, जो सबसे लंबा सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, जो शुरू होता है एंड ऑफ जनवरी, यानी कि 30 जनवरी तक शुरू होगा और कब तक खत्म होगा? अप्रैल के एंड में या फिर मई में, यानी कि जनवरी और या फिर फरवरी से मई तक पहला बजट सेशन चलता है, ऑलराइट। उसके बाद इसी सेशन में एक रिसेस भी होती है, और वो क्यों होती है? अगर आपने फाइनेंस बिल के पास होने का प्रोसीजर अच्छे से पढ़ा हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसी सेशन में एक रिसेस भी होती है बजटरी प्रोविजंस को डिस्कस करने के लिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप पॉलिटी में दोबारा कर लेंगे उसको, ऑलराइट। दूसरा सेशन जो होता है वो मॉनसून सेशन होता है, वो जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, छोटा सेशन होता है, ऑलराइट। उसके बाद वैसे ही एक और छोटा सेशन होता है विंटर सेशन, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है, यानी कि जो अभी होना चाहिए था उसको, ठीक है। आर्टिकल 85 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेशंस के बारे में बात करता है, ऑलराइट। सो दैट्स द आर्टिकल दैट वी टर्न टू। आपको आर्टिकल नंबर्स लिखना बहुत जरूरी है अपने आंसर्स में, ऑलराइट, बिकॉज अगर आप बिना आर्टिकल नंबर्स के कहानी लिखाएंगे तो दिख जाएगा कि आपने पढ़ा नहीं है, आप बस ऐसे ही कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, ठीक है, एक जनरल फैफ कर रहे हैं, ऑलराइट। तो आर्टिकल 85 क्या बोलता है? वो कहता है कि हर पार्लियामेंट के हाउस को ऐसे टाइम और प्लेस पे बुलाया जाएगा जो कि राष्ट्रपति सही समझेंगे, और 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। 2 महीने से ज्यादा का, 6 महीने से ज्यादा का टाइम 2 सेशंस के बीच में नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। अब 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी उसमें ये टाइम 12 महीने था, ऑलराइट। एंड दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन। व्हाई? बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हो रहे थे कि हम कैसे करें, तो इस प्रोविजन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो प्रोविजन है, जो 12 महीने का टाइम देती थी और जो ये कहती थी कि पार्लियामेंट एक साल, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो उस टाइम पे नाम था, वो एक साल में एक ही बार बैठेगी। उस पर B.R. अम्बेडकर और बड़े जो के.टी. शाह वगैरह जो लीडर्स थे, उनकी बहुत अच्छे से बहस हुई, ऑलराइट। अम्बेडकर साहब कह रहे थे कि जो प्रोविजन है लेजिस्लेचर को केवल एक ही साल बुलाना है, ये क्योंकि वो केवल बजट सेशन में एक बार बैठते थे और उसके में कह देते थे कि ये टैक्सेस हैं और ये सब कलेक्ट किए जाएंगे, और उसके बाद बाकी पूरा साल मिलते ही नहीं थे। तो अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि ये जो संसद है ये केवल टैक्स कलेक्ट करने के लिए बैठती है, बस ये बोलती है कि आज बैठती है और कहती है कि टैक्स कलेक्ट करो, फिर चली जाती है, ऑलराइट। और ये साल में एक बार बैठती है, और ये डिजाइन ही इस तरह किया गया है सिस्टम की गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी ही ना कर पाए, ऑलराइट। वो कह रहे हैं कि जो 1935 के अंडर का सिस्टम था, वो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, वो केवल टैक्स कलेक्ट करती है और स्क्रूटनी ना करे, ऐसे सिस्टम डिजाइंड है, ऑलराइट। अब तो जब हम सिस्टम बनाएंगे तो वो इससे बेहतर होना चाहिए, ऑलराइट। तो बेहतर तो होना चाहिए, लेकिन अंबेडकर साहब उस टाइम ये कह रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि लेजिस्लेचर जो है उसको परमानेंटली बिठाए रखो कुछ ब्रेक्स के साथ। क्यों? क्योंकि दिक्कत, वो कह रहे हैं, उनका भरोसा कितना है हम लोगों में, वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो इतनी बार बैठेगी फ्यूचर में कि जो पार्लियामेंटेरियंस है वो खुद थक जाएंगे कि ये क्या चल रहा है, इतनी पार्लियामेंट के सेशंस क्यों हो रहे हैं। और उनका एक्सपीरियंस कहाँ से ड्रॉ हो रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ठीक है, क्योंकि एक दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो असेंबली के रूप में बैठती थी, अगले दिन और एक दिन छोड़ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एज अ लेजिस्लेचर फॉर द न्यू कंट्री, न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया के तौर पर बैठती थी। तो वो उस एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा सेशंस होंगे कि लोग खुद ही थक जाएंगे, ठीक है। उनको कितना भरोसा है हम पे, राइट, कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के टाइम पे जब अंबेडकर साहब ने ये कहा कि एक काम करते हैं, हम
कम ही बिठाते हैं, ज़रूरत नहीं है कि केवल 1 साल में बैठना है या फिर सारा टाइम बैठ ही रहना, बीच का रास्ता लेते हैं, ठीक है। 6 महीने में एक बार बैठना ज़रूरी है, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 इश्यूज आए कि कितने सेशंस हो 1 साल में, कितने दिन बैठे असेंबली, और पार्लियामेंट को कन्वीन करने की पावर किसके पास हो। अगर पार्लियामेंट को कन्वीन करने की पावर केवल प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगी, जो कि प्रधानमंत्री के एडवाइस पे काम करते, तो सरकार जब चाहेगी कन्वीन करेगी। एग्जीक्यूटिव का पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे कंट्रोल आ जाएगा, राइट। तो इससे बचने के लिए केटी शाह उस टाइम पे कहते हैं, जो कि बिहार से मेंबर थे, बहुत प्रोफेसर केटी, इनको असेंबली में भी प्रोफेसर साहब कहा जाता था, राइट। बहुत बड़ा ओहदा था केटी शाह का, राइट। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, पूरा साल बैठते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले लेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो दोनों हाउसेस के हैं, उनके पास कुछ कुछ सिचुएशंस में यह पावर होनी चाहिए कि वो बिना राष्ट्रपति जी की सहमति के ही पार्लियामेंट कन्वीन कर ले, राइट। और उन्होंने, और जो बाकी कुछ लोग थे जो उनके साथ थे, वो कह रहे थे कि लॉन्गर ड्यूरेशन पे बिठाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश में जो एग्जाम्पल है और जो अमेरिकन एग्जाम्पल्स है, वहां पर भी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे ड्यूरेशंस के लिए हाउसेज और असेंबलीज बैठती हैं, ठीक है। लेकिन इन सजेशंस को जो नज़रअंदाज कर दिया गया और कहा गया कि जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो शफल अराउंड कर सके। अब आपको आंसर में ये लिखना है कि ऑन अकाउंट ऑफ असेंबली, स्टेट असेंबली इलेक्शंस, ऑन अकाउंट ऑफ इम्पेंडिंग नो कॉन्फिडेंस मोशंस, सरकार हमेशा इनकी सेशंस की टाइमिंग जो है वो घुमा फिराव करती ही रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार ने कह दिया कि इस बार इस टाइम पे सेशन नहीं होगा। जैसे ही स्टेट इलेक्शन आते हैं तो सरकार जो है ऑपोजिशन के साथ मिलकर कहते हैं चलो इस बार सेशन साइड करते हैं, ठीक है। जब 2008 में न्यूक्लियर डील जब का ड्रामा चल रहा था पार्लियामेंट में, तो सेशन को खत्म ही इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उनको लग रहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है, ऑलराइट। तो कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इंक्लूडिंग चक्षु रॉय जो कि भी पीआरएस हेड करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये पार्लियामेंट के डिक्लाइन का एक एग्जाम्पल सामने आता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट जब चाहे सेशंस हटा दे रही है, जब चाहे सेशंस बुला ले रही है। क्योंकि इंग्लैंड में एक पैंडेमिक की वजह से पार्लियामेंट्री प्रोफिशिएंसी पे कदम फर्क नहीं पड़ा है, पार्लियामेंट फिर भी मिल रही है, लॉज डिस्कस कर रही है और काम चला रही है, राइट। अमेरिका में भी क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट जो उनकी हाउस ऑफ कांग्रेस है वो मिल रही है, लॉज पास कर रही है, डील्स पास हो रही है। तो इंडिया में पैंडेमिक से इतना डर क्यों है? वो कह रहे हैं कि डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट है क्योंकि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में पार्लियामेंट ऑन एन एवरेज 120 दिन मिलती थी और अब वो 70 दिन के आसपास आ गया है, ऑलराइट। एक इंस्टीट्यूशनल रीजन ये दिया जाता है कि अब ज्यादातर काम जो पार्लियामेंट का है वो स्टैंडिंग कमिटीज करती हैं। तो अगर स्टैंडिंग कमिटीज करती हैं तो होता क्या है कि हम एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमको इस बात पे ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए कि पार्लियामेंट कम मिल रही है, राइट। आप न्यूज में सुनते रहते हैं कि पार्लियामेंट बहुत कम मिल रही है, पार्लियामेंट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रही है, राइट। तो उन्होंने कहा कि इसकी टेंशन, मतलब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज में ज्यादा काम होता है, ठीक है। और कई सारी कमिटीज है, उन्होंने कहा भी है कि पार्लियामेंट को कम से कम 120 दिन मिलना ही मिलना चाहिए, ऑलराइट। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल पार्लियामेंट केवल 33 दिन मिली है, राइट। पिछली बार जब वो 50 दिन से भी कम मिली थी वो 2008 में था, जब न्यूक्लियर डील वाला मामला चल रहा था, राइट। इट्स नॉट लाइक ऑप्टिमल कि केवल 33 दिन हमारी संसद मिली है एक साल में, ऑलराइट। तो आप अगर पार्लियामेंट्री सेशंस पे या फिर डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जो है इन लाइंस पर आंसर लिख सकते हैं, ऑलराइट। बट यू नीड टू स्पेसिफाई व्हाट, यू नीड टू स्पेसिफाई द आर्टिकल नंबर, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट, एंड यू नीड टू स्पेसिफाई कि इसकी रीजनिंग क्या है। एक लाइन में आर्टिकल नंबर लिखो, उसका रैशनल लिखो, और एक लाइन में आप पूरी प्रोविजन का रैशनल लिखो कि क्या सोच के ऐसे बनाया गया था, और उसके बाद आप खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। फैफ बाद में कीजिएगा, पहले स्टैट्यूटरी चीजें लिखनी जरूरी हैं, ऑलराइट। उसके बाद हम आ जाते हैं एक नए इशू पे। ओके, ये इशू के बारे में आप कुछ समझ लीजिए। बेसिकली एक प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन है, एक नया एनजीओ है, जिन्होंने कोई ज़्यादा बड़ी स्टडी नहीं की है एक्चुअली। उन्होंने बस एक छोटा सा पेपर निकाला जिसमें उन्होंने कहा है कि अगली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से होनी चाहिए, ऑलराइट। और ये बहुत रिसेंटली उन्होंने कहा है। द रीज़न वाई आई वाज नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक आज कवर करने के लिए वो ये था क्योंकि उससे
इससे कोई बड़ी कॉन्वर्सेशन स्पार्क नहीं हुई है, ठीक है, एक साइड छोटी सी स्टोरी थी ये, ऑलराइट। बट उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ अच्छे एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे कि डीलिमिटेशन का आइडिया क्या है, एक्सरसाइज कैसे 2011 में होनी चाहिए या फिर 1971 के हिसाब से होनी चाहिए जहां पर होती है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि एक आध अच्छे एडिटोरियल्स आ जाए जिससे थोड़ा सा इन्फॉर्म डिबेट हो, राइट, बिकॉज इसके ऊपर पहले से बहुत काम नहीं किया गया, राइट। डेडलाइन आ रही है 2026 में, 2026 में रिवाइज होना है ये मामला कि कौन से सेंसस के हिसाब से किया जाएगा, कौन से सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन नहीं किया जाएगा। हम और धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन बिल्डअप हो रही है, तो लेट्स वेट अनदर वीक कि क्या होता है और उसके बाद हम एक अच्छे से डीलिमिटेशन को पूरा हिस्टोरिकली उसके साथ डील कर लेंगे, ऑलराइट। अभी के लिए आपको बस पता होना चाहिए कि प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन ने कहा है कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है उसको 2011 के सेंसस के हिसाब से करना चाहिए। डीलिमिटेशन होता क्या है, वो सिंपल एक्ट या फिर प्रोसेस होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जब भी इन्वॉल्व होती है उनकी लिमिट्स या बाउंड्रीज सेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको डीलिमिटेशन कहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या है कि एक डीलिमिटेशन कमीशन जो है, जो कि अगला जो सेटअप होगा 2026 के बाद वो 2031 के हिसाब सेंसस के हिसाब से होना चाहिए और उसके बाद एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाई जानी चाहिए जो कि इफेक्ट देगी डीलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस को और जो स्टेट्स हैं उनको और छोटा किया जाना चाहिए, राइट। एंड द प्रॉब्लम इज लाइक इफ आई हैड अ पेपर, राइट, अगर उन्होंने कुछ बहुत अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स पब्लिश की होती तो हमारे पास भी कुछ मटेरियल होता, लेकिन अब वो आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने नहीं पब्लिश की हैं तो हम जितना है हम उसी से काम चलाते हैं, राइट। तो आपको पता ही है कि 84th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की जो 2002 में पास हुई थी, जिसने डीलिमिटेशन को फ्रीज किया था लोकसभा और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 के बाद पहला सेंसस कौन सा है, 2031 वाला है, राइट। और जो करंट बाउंड्रीज इंटरनली लोकसभा और इनके लिए मतलब कौन से स्टेट की कितनी सीट्स आएंगी वो 2071 के सेंसस के हिसाब से फ्रीज की हुई हैं, ऑलराइट। और जो डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, कोलैबोरेशन में इलेक्शन कमीशन के साथ काम करता है, ठीक है। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो इसके होते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी इसके मेंबर्स होते हैं, राइट। इनका काम होता है कि नंबर बताना कि कितनी सीट्स होंगी, कितनी बाउंड्रीज होंगी, पॉपुलेशन वगैरह, ये सब इनका काम होता है, राइट। इट्स अ वेरी स्टैटिक पॉलिटी सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक। आपको थोड़ा सा मैं आइडिया समझा देता हूँ इसका, राइट। बेसिकली हुआ क्या था कि जब नेहरूवियन एरा चल रहा था उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा पेडल कहाँ पुश किया, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, क्योंकि उस टाइम 50 करोड़ के आसपास टच करने वाली थी पॉपुलेशन, एक्सप्लोजन हो रहा था, राइट। और उसी टाइम पे हमारे पास खाने की बहुत बड़ी कमी थी, राइट। तो ये जो एक पॉपुलेशन कंट्रोल और पॉपुलेशन मैनेजमेंट की स्कीम्स जो है बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग में पुश होने लगी। सदर्न स्टेट्स ने अच्छा काम कर लिया इस पे, राइट, और नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो थोड़ा सा पीछे रह गए, ठीक है। तो जब इमरजेंसी लगाई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब काम कर रही थी तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने कहा इन स्टेट्स को, जिसको अनऑफिशियली MGR इंदिरा अकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। MGR जो कि उस टाइम पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो सदर्न स्टेट्स हैं हमने तो बहुत अच्छा काम किया पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी सीटें डिसाइड होंगी संसद में तो भैया हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, हमारे पास तो सीटें ही बहुत कम आएंगी, राइट। उत्तर प्रदेश की इस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से 120 से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए, लेकिन उनके पास अभी 80 सीटें हैं, ऑलराइट। और उनको यही डर था, सदर्न स्टेट्स को यही डर था कि अगर हमारी पॉपुलेशन कम होती गई तो हमारी सीटें कम होती जाएंगी। इसीलिए एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किया गया बिटवीन सदर्न स्टेट्स एंड नॉर्दर्न स्टेट्स, और एक कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो दिखता है MGR अकॉर्ड में कि जो नॉर्दर्न जो सीट्स हैं उनको 1971 के सेंसस के हिसाब से फ्रीज कर दिया जाए, ऑलराइट। और ये जो फ्रीज है ये अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। बेसिक शुरू में फ्रीज है 2000 तक किया गया था, उसके बाद इसी को एक्सटेंड करके 2026 के बाद के सेंसस पे कर दिया गया। एंड डोंट वरी अबाउट डीलिमिटेशन, मैं आपको बहुत अच्छे से हिस्टोरिकली कवर कराऊंगा इसका कि 52 में डीलिमिटेशन हुआ, 62-63 में डीलिमिटेशन हुआ और फिर बाद में क्यों होना बंद हो गया। अब जस्ट वेट and keep a keen eye for editorials that come in the newspapers with regard to delimitation, all right. So just wait for that, all right. So I hope you've been paying attention, I hope you've been reading your newspapers, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।